जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज बात करेंगे सेकंड चरण में जो वोटिंग हुई है का पैटर्न क्या कहता है। विपक्ष द्वारा जो बातें भुनाई गई है वो बातों को समझने की कोशिश करेंगे। 2019 की तुलना में 2019 की तुलना 2024 से, 2014 की तुलना 2019 से और 2019 की तुलना 2024 से प्रॉपर तरीके से करके समझाने की कोशिश करेंगे। क्या ये कम वोटिंग नुकसानदायक है या सिर्फ और सिर्फ कोई मुद्दा ना होने के कारण विपक्ष में ये बातें चलाई जा रही है। और ऐसा नहीं है ये बातें अभी चलाई जा रही है, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा ना होने के कारण वो ये बातें या भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कम वोटिंग बीजेपी को खतरे की घंटी। तो विश्वास कीजिए, यदि वोटिंग ज्यादा हो जाती तो ये पता क्या कहते, ये कहते कि ज्यादा वोटिंग हुई है। क्यों हुई है ज्यादा वोटिंग? बीजेपी के खिलाफ एंटी करेंसी है, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है। किस लिए? बीजेपी को हराने के लिए। वोटिंग कम हुई है तो इन्हें बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना है, वोटिंग ज्यादा हुई है तो इन्हें बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना है। बात है कि इन्हें बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना है। बात है कि हम समझ पा रहे हैं या नहीं। बात यहां चुनावी वादों की नहीं करते, बात यहां पैटर्न की नहीं करते हैं, बात यहां हम करते हैं एक तथ्यों की। कंपैरिजन समझने की कोशिश करेंगे 2014 का 19 और 19 से 24 का। 2014 में जो वोटिंग हुई थी उस समय, क्योंकि लोग कांग्रेस की सरकार से तृप्त थे, तंग आ चुके थे, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा एक अभियान था, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। मोदी जी को जिताने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ज्यादा वोटिंग तब होती है जब लोग सरकार का बदलाव चाहते हो या कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहते हो। 14 का चुनाव में वोटिंग इसलिए अधिक हुई कि लोग सरकार से तृप्त थे, कांग्रेस सरकार से तृप्त थे, तंग आ चुके थे, उन्हें बदलाव की स्थिति में जाना था। 19 की वोटिंग ज्यादा इसलिए हुई कि आप याद कीजिए, 19 की वोटिंग में पुलवामा एयर स्ट्राइक देश हित का मुद्दा सर्वोपरि था। मतलब उस समय ये समझ लीजिए हर हिंदू का खून उबाल मार रहा था। तो इस कारण लोग ज्यादा घरों से निकले और ज्यादा वोटिंग हुई। अब जो 2024 में ऐसा कोई इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है देश हित पे कि जिससे लोगों को कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़े। हाँ, ये फैक्टर जरूर है कि बीजेपी का वोटर थोड़ा घर से कम निकल रहा है, ज्यादा नहीं, कम, थोड़ा सा निकल रहा है कम, क्योंकि उसे पता है कि बीजेपी की सरकार बन चुकी है, वो स्थिर सरकार अब चाहते, संतुष्ट है इस सरकार से, इसलिए बीजेपी का वोटर वोट दे रहा है, पर कहीं ना कहीं वो आलस भी कर रहा है। अब हम कंपेरिजन करते हैं 19 और 24 का। याद कीजिए 19 के समय में महागठबंधन की नाम की एक चिड़िया थी, जिसमें ये लोग सब इकट्ठे हो गए थे कि अब इंडी अलायंस है। उस समय और इस समय के गठबंधन में दिन रात का अंतर है। उस समय गठबंधन ने काम किया था। काम का मतलब वैसे काम नहीं, लोगों के काम नहीं आए, वो काम का मतलब है कि वो टूटे नहीं, अलग अलग नहीं हुए। इस 2024 के इंडी अलायंस में तो ये छिन छिन हो रखे हैं, तार तार हो रखे हैं। जिसने गठबंधन बनाया नीतीश बाबू, वो बीजेपी में है। जिन्होंने इसको नाम दिया ममता बनर्जी, वो इनसे अलग होने की कगार पे है। कहीं पे इनका गठबंधन है, कहीं पे नहीं है। गठबंधन होते होते हुए भी लड़ रहे हैं, मतलब अभी इनका तार तार हो रखा है इंडिया अलायंस। उस समय यूपीए, वो यूपीए के ही राज में इन्होंने 10 साल राज किया है। और महागठबंधन उस समय इतना कमजोर नहीं था, धरातल पे समझ लीजिए या फिर मीडिया में, जैसा भी, अपनी एक छाप छोड़ रहा था। यूपी की बात करते हैं, 2014 में बीजेपी के पास में 71 सीटें और एनडीए के पास में, मतलब अपना दल के पास में 2 सीटें, 73 सीटें थी 2014 में। 2019 सीटें 63 थी। बदलाव की स्थिति, बदलाव की राजनीति थी। वोटिंग परसेंट भी बीजेपी का बढ़ा था। और उस समय याद कीजिए 2019 में तो मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी, एक सब पूरा कुनबा एक साथ था उस समय। तो आज जो इनकी स्थिति है, इतने कमजोर भी नहीं थे, ये अच्छे खासे लेवल पे थे। क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत थी। राहुल गांधी उस समय काफी मजबूत थे, उनके पास में मुद्दे भी काफी थे। मुद्दे जैसे नोटबंदी का मुद्दा था, ठीक है, पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो मुद्दा था। राहुल गांधी बहुत आक्रामक थे राफेल को लेके। अब की बार इनके पास इतने बड़े मुद्दे भी नहीं है।
और उस समय बीजेपी को खुद लग रहा था कि भाई यूपी में हालत बुरी है, और कहा भी जाता है यदि बीजेपी को रोकना है तो यूपी छुड़वा दीजिए, बीजेपी रुक जाएगी, मतलब मोदी जी रुक जाएंगे। और ये लग भी रहा था कि बहुत बुरी हालत होने वाली है, और कहा भी था कि 40 कम सीटें आएगी, बीजेपी को बहुमत से दूर रख लिया जाएगा। और पिछली बार लमसम सभी लोग बीजेपी को 230, 240, 220 ये सीटें बता रहे थे, और एक्चुअल में क्या हुआ, 283 लास्ट टाइम 2014 में, और 303 सीटें एनडीए की, बीजेपी की 303 सीटें बीजेपी की, 25 से 27 के समथिंग एनडीए की। इतने बड़े मुद्दे विपक्ष के पास होने के बावजूद भी, और इतना गठबंधन मजबूत होने के बावजूद भी, आज ना गठबंधन मजबूत है, ना उनके पास में मुद्दे हैं। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है बीजेपी का ही वोटर बाहर नहीं आ रहा है, कुछ हिस्सा है जो बीजेपी का वोटर बाहर आके वोट नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो सोच रहे हैं कि मोदी जी तो आ चुके हैं। तो बहुत बड़ा हिस्सा विपक्ष का भी बाहर नहीं आ रहा है, वो कह रहा है कि हम हमारी वोट क्यों खराब करें, छुट्टी का दिन है वो क्यों खराब करें जब आना ही नरेंद्र मोदी को है। इतना हारा हुआ विपक्ष, इतना छिन्न भिन्न हुआ विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा, ना मैंने जो बड़े बड़े राजनीतिककार है ना उनसे सुना है कि इस तरीके से भी हारा हुआ था विपक्ष। अब की बात जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ ये हो रही है कि बीजेपी को सीटें 400 के आसपास मिल जाएगी या कम मिलेगी, बस। ये नहीं है कि बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पिछली बार ये था कि बहुमत नहीं मिलेगा, हाँ सीटें आएंगी पर बहुमत नहीं मिलेगा, ये था पिछली बार। अब की बार ये है कि 400 के आसपास रहेगी या 400 पार हो जाएगी। कांग्रेस विपक्ष बार बार एक बात भुनाने की कोशिश कर रहा है, वो है कम वोटिंग तो बीजेपी को लॉस। अभी आपको बताऊं, 7वें चरण से पहले मोदी जी लोकसभा विधानसभा चुनावों में 3 दिन काशी रुकते हैं। तो अब की बार फिर ये कहा जाएगा, जो हर बार कहा जाता है, कि मोदी जी थक चुके हैं, मोदी जी हार मान चुके हैं, मोदी जी निराश हैं। ये पिछली बार भी कहा गया था। ये मोदी जी का पैटर्न है, ये मोदी जी की कूटनीति है कि वो चुनावों को किस तरीके से देखते हैं। उनका एक अलग तरीका है जो कांग्रेस और विपक्ष वाले नहीं समझ पाएंगे। मतलब आसपास, उनकी सोच के आसपास आना तो दूर, वो दूर दूर तक नहीं है। अब की बार मुद्दे देखिए क्या क्या है कांग्रेस के विपक्ष के पास में। अब क्या मुद्दे हैं, हम जनसंख्या वाला कर देंगे, हम संपत्ति का एक जांच करवाएंगे, इक्वल बांट देंगे, वामपंथी वाली सोच। मतलब इनके पास में मुद्दे अब ये हैं। हाँ, इनका तोड़ मोदी जी के पास में है, वो फ्रंट पे खेल भी अच्छा रहे हैं, पर मुद्दे देखिए, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो सोचने में। पिछली बार तो मुद्दे थे, इसलिए नोटबंदी का मुद्दा था बड़े लेवल पे, जीएसटी का मुद्दा था बड़े लेवल पे, राफेल का मुद्दा था बड़े लेवल पे, पेगासस का मुद्दा था बड़े लेवल पे। फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से, वो बात अलग है, पर मुद्दे बड़े थे। पिछली बार वोटर ने मोदी जी को वोट दिया, लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, वो ये था कि बदलाव की स्थिति चाहते थे। 2019 में जो वोट दिया उस समय लोग, क्योंकि बीजेपी इतना काम नहीं कर पाई थी जितना अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में लिखा था, फिर भी लोगों ने वोट दिया सिर्फ एक उम्मीद के कारण कि हाँ ये करेंगे। और अब की बार तो वो काम हो चुके हैं। 370, 3 तलाक, सबसे बड़ा 500 सालों से जो भगवान श्री राम वेट कर रहे थे, प्रभु श्री राम जो वेट कर रहे थे, उनका भव्य मंदिर रामलला का विराजमान, जिससे विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। उनको लगता है कि ये मुद्दा शांत हो चुका है, जैसा बीजेपी चाहती थी वैसा नहीं बुना पाई, पर यह मुद्दा हर हिंदू के दिल में है। राम मंदिर का मुद्दा हर हिंदू के दिल में। उन्हें पता है कैसे विपक्ष उस दिन संसद काले कपड़े पहन के गई थी। हाँ, वो बात अलग है कि बोलते नहीं है, ठीक है, पर जब वोट देने की बारी आती है तब दिमाग बोलता है, वो अंगुली बोलती है। बीजेपी का निशान चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हमने क्या किया है तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों के आपके। अभी चुनाव बहुत बचा हुआ है, अभी सेकंड चरण का ही चुनाव कंप्लीट हुआ है, अभी चुनाव काफी बचा है। हिंदुओं को जगाइए। ये जितने मुद्दे बताए मैंने, इन सबसे बड़ा मुद्दा बताता हूं एक, मोदी जी जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। विपक्ष को ये लग रहा है कि ये मुद्दा नहीं है, ये छोटी बात है, पर नहीं, कभी भी नहीं भूलता उस इंसान को जो जिसका पेट भर रहा है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा सबसे बड़ा है। जिन लोगों को मोदी जी ने घर दिया है, अभी संकल्प पत्र में मोदी जी ने कहा है कि अगले आने वाले सालों में हम 3 करोड़ घर और देंगे, और जिन्हें घर मिला है वो नहीं भूल सकते मोदी जी को। इसमें ऐसा नहीं है हिंदू है मुस्लिम भी है, पर हाँ, मुस्लिम वोट नहीं देगा बीजेपी को, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि भाई धर्म के आधार पे हमसे मतभेद नहीं किया गया है, हमें भी वही योजनाओं का लाभ मिला है जो हिंदुओं को मिल रहा है।
ये कहीं ना कहीं बात आती है दिमाग में, और यही स्थितियां हैं जो आगे जाके चेंज होती है, बदलाव की स्थिति में आती है। और अचंबा नहीं होना चाहिए यदि 4 जून को मोदी जी इतिहास रच दें, अचंबा नहीं होना चाहिए, सिर्फ खुशी होनी चाहिए। और मजाक नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है, जितना मैं समझ पाता हूं, 4 जून को बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं मोदी जी। बहुतों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। और बस मुझे चिंता इस बात की है, बहुतों को हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि भैया मोदी जी ने स्पष्ट बोला है कि अभी तक जो मैंने किया है वो ट्रेलर था, और ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी। तो विपक्ष को पता है कि ये चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव है, अगला चुनाव जेल में है या फिर घर में है। उनके लिए सत्ता नहीं रहेगी, सत्ता में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो अच्छे हैं, सही है, देश के लिए। या तो आप अच्छे नहीं है तो अच्छे बन जाइए। यदि आपका ईगो आपके आड़े आता है तो भाई जेल भी आड़े आएगी। सिंपल शब्दों में मैं आपको 19 का और 2024 का चुनाव समझाना चाहता हूं। 19 के चुनाव में जनता को वोट देने के लिए कुछ मुद्दे थे, जिसमें एक उम्मीद थी, जो मोदी जी ने आशा की किरण दिखाई थी, अच्छे दिन दिखाए थे, उनकी उम्मीद थी। 2024 में वो उम्मीद पूरी हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने जितने काम कहे थे वो सब कर चुके हैं। 370, राम मंदिर, 3 तलाक, बड़े बड़े काम जो सदियों से, सालों से अटके हुए थे। 2019 में राष्ट्र का मुद्दा सर्वोपरि था, देशभक्ति का मुद्दा सर्वोपरि था। हर हिंदू के दिल में एक जज्बा था उस समय, क्योंकि पुलवामा एयर स्ट्राइक वगैरह बड़े बड़े काम हो चुके थे। 2024 में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, विकास की राह पर यह चुनाव है। 2019 में वोटर इसलिए ज्यादा निकला कि उसके पास इतने बड़े मुद्दे थे, और एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया कि राष्ट्र हित का पॉइंट था। तो एक होता है कि जब एक आपको या तो बदलाव की स्थिति में आप वोट देते हैं ज्यादा, या फिर आपको ऐसी स्थिति में ला दिया जाता है जहां पे आपको लगता है कि ये कुछ परिवर्तन हम कर रहे हैं, चाहे सरकार में नहीं, पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, क्योंकि पहली बार एयर स्ट्राइक वगैरह भारतीय सेना ने की थी। ये बहुत बड़े गर्व की बात थी। उस कारण वो वोट भी बाहर आया, वो वोटर भी बाहर आया जो कभी वोट नहीं देता है, या फिर जो वोट छिड़क जाता है। अब की बार सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे हम उत्सुक हो वोट देने के लिए। इसके कारण कुछ लोग मतलब शांत हैं, और बहुत बड़ा एक वर्ग तो इसलिए वोट नहीं दे रहा कि भाई बीजेपी की सरकार आनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार आनी है, तो हम वोट हमारा खराब ना करें, नहीं देंगे, हम वोट नहीं देते हैं। वो किसी को, बीजेपी को दे नहीं सकता है वो, क्योंकि वो कट्टर समर्थक है मान लीजिए, तो वो क्यों खराब करेगा अपना वोट, तो इसलिए वो नहीं दे रहा है वो। 2019 में महागठबंधन स्ट्रॉन्ग लेवल पे था, टूट फूट नहीं थी इतनी, फिर भी बहुत बुरी तरीके से हारे थे। 2024 में इंडिया अलायंस की, लोग वही है, नाम चेंज है, इंडिया अलायंस की हालत बहुत ही खस्ता हो रखी है। तो सोच लीजिए क्या होने वाला है। तो आज का मुद्दा हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।